हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम ज्वाइन यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे मुग़ल सल्तनत। मुग़ल सल्तनत के बारे में आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले जो हमारा टॉपिक है प्राचीन भारत का इतिहास वो कंप्लीट हो चुका है, उसकी प्लेलिस्ट अलग से बन चुकी है। अब जो हमारा सीरीज़ चल रहा है वो है मध्यकालीन भारत का। मुग़ल सल्तनत में आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम बाबर के बारे में करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मुग़ल साम्राज्य 1526 से 1857 ईस्वी, तो ये पूरा साम्राज्य था। लेकिन जो वीडियो है आज की वो बाबर के बारे में है, तो थोड़ा हम इसका ओवरव्यू देख लेते हैं कि इनके सल्तनत की शुरुआत कैसे हुई थी। भारत में मुग़ल सल्तनत की नींव कैसे कैसे रखी गई। साम्राज्य तो वैसे इनका काफ़ी बड़ा था। ठीक है, मुग़ल वंश मध्यकालीन भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली साम्राज्य था। मध्यकालीन भारत का देखा जाए तो सबसे सर्वाधिक इन्हीं का शासन था और काफ़ी लंबे समय तक चला। इसके बाद तो धीरे धीरे अंग्रेजों का ही शासनकाल आ गया था। ये भारत का अंतिम राजवंश था जिसने भारत के इतने बड़े भूभाग पर शासन किया था। ये देखिए, तो ये भारत का अंतिम राजवंश था। मुग़ल साम्राज्य इस्लामी तुर्क मंगोल साम्राज्य था जो 1526 ईस्वी में शुरू हुआ। अब इसका मतलब क्या है इस्लामी तुर्क मंगोल, तो ये किस प्रकार ये साम्राज्य बना इसको हम आगे देखेंगे, तब आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि मुग़ल साम्राज्य एक इस्लामी तुर्क साम्राज्य कैसा था। वैसे इसका जो उत्पत्ति हुआ भारत में वह हुआ 1526 ईस्वी में। मुग़लों की राजधानी देखिए आगरा 1526 से 1531 तक रही। ठीक है, 1526 से 1571 ईस्वी तक रहा। उसके बाद फतेहपुर सीकरी बना 1571 से 1585 ईस्वी। उसके बाद लाहौर 1585 से 1598 ईस्वी। उसके बाद आगरा 1598 से 1648 ईस्वी। उसके बाद दिल्ली 1648 से 1857 ईस्वी। तो इसमें ऐसा रहा कि अलग अलग जब शासक आए, बाबर आया, हुमायूं आया, ठीक है, फिर अकबर, औरंगजेब, जहांगीर, तो उनका शासनकाल के हिसाब से जो राजधानियां बदलती रहीं। तो बाकी इनकी ऐसे ऐसे राजधानियाँ इसी सन में रहीं। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन से सन में कौन सी राजधानी रही। बाकी शासनकाल के हिसाब से जब हम एक एक टॉपिक सभी का करेंगे तो पता लग जाएगा कि कौन सी राजधानी किसके द्वारा कहाँ पे स्थानांतरित की गई। बाकी जो राजधानी इस प्रकार इस सन में इस तरह थी। भाषा थी फारसी भाषा, लेकिन जो इनका शासनकाल था भारत में काफ़ी लंबा समय तक चला, तो वो भारतीय भाषा बोलने लगे थे बाद में। ठीक है, फारसी और भारतीय भाषा थी इनके शासनकाल में। अब आगे देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। मुग़ल साम्राज्य देखिए, मुग़ल राजवंश देखिए जो आपको बताया 1526 से 1530 ईस्वी ज़हीरुद्दीन बाबर था। ठीक है, उसके बाद 1530 से 1540 ईस्वी हुमायूं का फिर शासनकाल आया 1555 से 1556 ईस्वी। इसके ने दो शासनकाल में शासन किया था। उसके बाद 1556 से 1605 ईस्वी में आया जलालुद्दीन अकबर का शासनकाल आया। उसके बाद 1605 से 1627 ईस्वी नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर का यानी जहांगीर का शासनकाल आया। उसके बाद 1628 से 1658 ईस्वी शाहजहां का शासनकाल आया। उसके बाद 1658 से 1707 ईस्वी औरंगजेब का शासनकाल आया। तो ये जो राजा आपको अभी ये स्क्रीन पे दिख रहे हैं यहाँ पे, तो ये जो राजा थे ये वो प्रमुख राजा थे जिनका शासनकाल काफ़ी लंबे समय तक चला और इनके बारे में एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ठीक है, ये प्रमुख थे। इसके आगे भी राजवंश काफ़ी लंबा चला, वो हम अभी आगे करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन जो मेन फोकस रहेगा वो हमारा हुमायूं जो बाबर के बारे में रहेगा। आज का जो टॉपिक है वो बाबर के बारे में है। फिर ऐसा एक एक टॉपिक करते आपके लिए चीज़ें आती रहेंगी, क्योंकि जो मुग़ल साम्राज्य है अगर कोई आपको एक वीडियो में आधे घंटे में 15 मिनट में 1 घंटे में चीज़ को कवर कराई जाए तो इतना सफिशेंट नहीं होगा। ठीक है, किसी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो एक एक शासक के बारे में हम अच्छे से कवर करेंगे। तो अब आगे जो हम देखने जा रहे हैं ये तो था कि मुग़ल राजवंश। ठीक है, ये कैसे कैसे इनके जो शासक थे औरंगजेब तक, बाकी शासन 1857 तक चला, वो आगे हम करेंगे। लेकिन इनके बेटे के बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए कैसे रहा। तो सबसे पहले बाबर जिसने शासन किया, उसका बेटा हुआ हुमायूं, कामरान, हिंदाल, अस्करी, 4 बेटे थे। एक थी गुलबदन बेगम, ठीक है, जिसने हुमायूं नामा पुस्तक लिखी। ठीक है, अब बाबर की आत्मकथा का नाम बाबरनामा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो इससे हुमायूं उत्पन्न हुआ पुत्र, तो इसने इसका शासनकाल आया। अब हुमायूं से देखिए जलालुद्दीन अकबर और मिर्ज़ा हकीम। ठीक है, तो हुमायूं का पुत्र जलालुद्दीन अकबर,
तो जलालुद्दीन अकबर के बाद नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, ठीक है। उसके बाद मुराद दानिया, तो इसके और पुत्र थे, तो नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, ठीक है, जिसे सलीम बोला गया। तो इसका फिर हुआ शासनकाल। इससे पुत्र उत्पन्न हुए खुसरो, परवेज, शाहजहां और शहरयार, ठीक है। तो शहरजहां का शासनकाल आया, ठीक है। शहरजहां से देखिए दारा शिकोह, शुजा, औरंगजेब, मुराद, तो इससे उत्पन्न पुत्र ये थे, जिसमें बाद में औरंगजेब का शासनकाल आया। उसके बाद मोहम्मद सुल्तान, बहादुर शाह, कामबख्श, मोहम्मद आजम, ठीक है। तो इस प्रकार ये इनके पुत्र थे। एक इसकी पुत्री का पूछा जा सकता है, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम, जिसने हुमायूंनामा लिखी थी। तो इनके पुत्रों के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अब आगे देखिए इनका शासनकाल। देखिए मुगल राजवंश, आगे तो हमने अभी तक किया था 1707 तक औरंगजेब, ठीक है। अब उसके बाद है बहादुर शाह, जो कि उसका बेटा था औरंगजेब का, बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712 ईस्वी। उसके बाद 1712 से 1713 ईस्वी जहांदार शाह। उसके बाद 1713 से 1719 ईस्वी फर्रुख शेर। उसके बाद 1719 ईस्वी में ही छोटे छोटे शासनकाल रहे रफ़ीउल दरजत। उसके बाद शाहजहां द्वित। उसके बाद 1719 से 1748 ईस्वी मोहम्मद शाह। तो जिनका शासनकाल इम्पोर्टेंट है, हम उसको आगे वीडियो में कवर करेंगे। ये जैसे कि ये आ गया रफ़ीउल उर्जत, फर्रुख शेर, शाहजहां द्वित, तो ये इन्होंने छोटे छोटे शासन किए हैं, तो इतना एग्जाम में इनका इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ऐसा है कि आपको सभी राजवंश के जो शासक हैं उनके बारे में पता होना चाहिए सीरियल वाइज, ठीक है। तो इसलिए आपकी ये चीज़ें आगे अच्छी तरह वीडियो को चीज़ें करवाई जाती हैं पूरे विश्लेषण के साथ। प्रेजेंटेशन कैसा लगता है वो भी आप हमें बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर किया करिए, ताकि और लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो 1719 से 1748 तक मोहम्मद शाह का शासनकाल रहा। फिर 1748 से 1754 से अहमद शाह बहादुर का शासनकाल रहा। फिर 1754 से 1758 तक आलमगीर द्वित का शासनकाल रहा। फिर 1759 से 1760 तक शाहजहां तृतीय का शासनकाल रहा। फिर 1760 से 1806 तक शाह आलम द्वितीय का शासनकाल रहा। फिर 1806 से 1837 तक मिर्ज़ा सिकंदर का शासनकाल रहा, ठीक है। मिर्ज़ा अकबर का शासनकाल रहा। फिर उसके बाद 1837 से 1857 बहादुर शाह द्वितीय का शासनकाल रहा। उसके बाद अंग्रेज आ गए और इन्हें रंगून भेज दिया गया था बहादुर शाह को, ठीक है। इस प्रकार मुगल सल्तनत धीरे धीरे खत्म हो गया था। अब आगे देखते हैं। सबसे पहले बाबर 1526 से 1530, बाबर का ही टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आगे का जो हमारा टॉपिक आएगा वह हुमायूं के बारे में आएगा, और जो हमारा सीरीज चलेगा करंट अफेयर का, क्योंकि ये साल हो रहा 2024 ख़त्म, पूरे साल की करंट अफेयर आपको टॉपिक वाइज मिलती रहेगी। नियुक्तियाँ, खेल, पुरस्कार और सम्मान, भारत में पहला, भारत की रैंकिंग, इंडेक्सिंग रैंकिंग जिसे बोला जाता है वो, चर्चित निधन, सभी टॉपिक वाइज वीडियो आपको मिलेगी। भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान, सैटेलाइट, ठीक है, भारत में पहली महिला कौन कौन सी बनी, तो सभी की वीडियो आपको मिलने वाली है। अब बैक टू बैक लगातार आपको लिए आती रहेगी करंट अफेयर की। बाकी हमारी जो मध्यकालीन भारत की सीरीज़ है वो भी चलती रहेगी। बाबर 1526 से 1530 ईस्वी, तो इसके बारे में देखिए। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना के शासक अमर शेख मिर्ज़ा के घर हुआ था। उसकी माता का नाम कुतुगुल निगार खानम था। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये इस्लामी तुर्क मंगोल साम्राज्य बनाते थे। अब आपको ये चीज़ समझ में आएगी कैसे बनता था, ठीक है, ये कैसे बना, मुगल मिक्सअप कैसे थे मंगोल के और तुर्क के, तो अब आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। तो इसकी जो माता का नाम था कुतुगुल निगार खानम था, पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था। ये जो जन्म था ये बाबर का हुआ था उज्बेकिस्तान में, ये उज्बेकिस्तान देश से बिलोंग करता था। तो पृथक पक्ष की ओर से यानी पिता की तरफ से देखा जाए, जो तैमूर तुर्क का 5वां वंशज था वो इससे बिलोंग करता था। तैमूर तुर्क का 5वां वंशज वो इससे बिलोंग करता था। और मातृत्व पक्ष की ओर से चंगेज़ खां मंगोल का 14वां वंशज था, ठीक है। यानी जो इसकी माता थी वो मंगोल थी और पिता तुर्क था। तो अगर पिता के पक्ष से तैमूर तुर्क का 5वां वंशज था और माता की तरफ से चंगेज़ खां का 14वां वंशज था, तो जो मिलकर एक इस्लामी तुर्क मंगोल साम्राज्य बनाते थे। अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी जो आपको शुरू में बताया था। इस प्रकार बाबर दोनों का मिक्सअप था। बाबर का अन्य नाम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद था, ये इंपॉर्टेंट है।
अन्य नाम ये चीज़ें जो रेड लाइन की हो जाती हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। पिता का नाम, माता का नाम, ठीक है, उसके बाद जन्म, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। पिता की मृत्यु के बाद 11 वर्ष की अल्प आयु में जून 1494 में ये फरगना की गद्दी पर बैठा, क्योंकि ये फरगना का शासक था, बाबर का जो पिता था, उज्बेकिस्तान में। फरगना की राजधानी अंदीजान थी। अब आगे देखते हैं। देखिए प्रमुख प्रारंभिक संघर्ष देखिए, बाबर ने 1504 ईस्वी में काबुल पर अधिकार किया। सबसे पहले काबुल जो कि अफगानिस्तान में है, ये देखिए यहाँ पे है काबुल। मैप के साथ वीडियो आपके लिए लाई जाती है ताकि आपको अच्छी तरह से याद रहे। 1504 ईस्वी में, उसके बाद कुछ समय बाद गाजी पर अधिकार किया, यहाँ से फिर ये यहाँ थोड़ा बढ़ा। कुछ समय बाद 1507 ईस्वी में कंधार पर इसने अधिकार किया। ये वाला हिस्सा जो है ये देख रहे हैं, कंधार है, अफगानिस्तान का पार्ट। तो इस प्रकार इन तीनों जगह पे बाबर का अधिकार होता चला गया। बाबर ने भारत पर 1519 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक 5 बार आक्रमण किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भारत ने कि बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था, तो 5 बार भारत पर आक्रमण हुआ था बाबर के द्वारा। उन आक्रमण को भी हम अच्छी तरह से देखेंगे। 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोधी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई थी। यानी 1526 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई, किसको हराकर? इब्राहिम लोधी। पानीपत के युद्ध काफ़ी इंपॉर्टेंट इसीलिए माना जाता है क्योंकि यहीं से मुगल साम्राज्य स्थापित हुआ था। अब देखिए ये है दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत के बारे में आपके लिए बहुत अच्छे से सभी चीज़ें करवाई गई हैं। गुलाम वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश, तो ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से करवाई गई हैं। और भी वंश हैं, ठीक है, खिलजी वंश, वे भी उससे ही थे। तो सारे जो आपको अगर इन सब वीडियो को देखना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छी डिटेल के साथ आपको हमारे मध्यकालीन भारत के टॉपिक में मिल जाएगी। तो इन सभी वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप उसे में भी जाके देख सकते हैं। उसके बाद 1527 ईस्वी में इसने कंटिन्यू रखा अपनी जीत को, खानवा को जीता, 1528 ईस्वी में चंदेरी को जीता, 1529 ईस्वी में इसने घग्गर को जीता। अब इन युद्धों के बारे में हम डिटेल में भी करेंगे क्योंकि इसमें से पूछा ही जाना तय है एग्जाम में। अब आगे देखिए बाबर का आक्रमण। सबसे पहले बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था, ये आपको पहले ही बताया। तो इनके आक्रमण के बारे में आपको बताया कि मैं डिटेल में कराऊंगा, तो आप डिटेल में देखिए। भारत पर आक्रमण के सब समय जो ये क्या था, काबुल का शासक था। जब इसने भारत पर आक्रमण किया तो तब भी तो किसी गद्दी पे रहा होगा, तो उस टाइम ये काबुल का शासक था। पहला आक्रमण काबुल को इसने 1504 ईस्वी में जीता, आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। पहला आक्रमण 1519 ईस्वी में भारत पे हुआ था। बंजौर और भोरा किला, यूसुफजई जाति जो थी, उन पे इसने आक्रमण किया था। दूसरा आक्रमण 1519-20 में पेशावर। अब ये मत कहना कि ये पाकिस्तान है, क्योंकि उस टाइम भारत पूरा था, ठीक है। पाकिस्तान का भी जो पार्ट है वो भी भारत में ही था, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया तो पता ही 1947 के बाद अलग अलग हुए हैं, ठीक है, आज़ादी के बाद। तो पेशावर भारत का ही पार्ट था। 1519-20 ईस्वी में इसने भारत पर आक्रमण किया, जो कि पेशावर। उसके बाद तीसरा आक्रमण 1920 सियालकोट, ये भी जो कि प्रेजेंट में पाकिस्तान में है, लेकिन उस टाइम भारत था। चौथा आक्रमण लाहौर और दीपालपुर, ये भी पाकिस्तान का पार्ट है लेकिन उस टाइम भारत था। पांचवा आक्रमण पानीपत का युद्ध, तो ये है हरियाणा का पार्ट, जो कि प्रेजेंट में भी हरियाणा में ही है, इंडिया में, 1526, ठीक है। तो इसी युद्ध के बाद भारत में नींव रखी गई मुगल सल्तनत की। काफ़ी अच्छे से लिए आपके लिए वीडियो आई है, बिल्कुल कहानी की तरह है। तो इस मेहनत को आप जोर दिया करिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को प्यार दीजिए अपना, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए बाबर द्वारा लड़े गए महत्वपूर्ण युद्ध। तो ये देखिए बाबर द्वारा लड़े गए महत्वपूर्ण युद्ध, पानीपत की लड़ाई 1526 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद जो सभी लड़ाइयों के बारे में हम अच्छे से देखेंगे, पानीपत के ही नहीं, जो आगे सभी लड़ाइयाँ हैं हम सभी लड़ाइयों के बारे में अच्छे से देखेंगे इस वीडियो में। तो देखिए पानीपत की लड़ाई 1526 ईस्वी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। तो ये जिसमें ग्रीन टिक है ना, यानी इसकी जीत हुई, और ये वाला गलत का मतलब ये हारा, ठीक है। इसे आपको इसलिए ये चीज टिक लगी है। बाबर की जीत हुई थी, इब्राहिम लोदी हारा था। पानीपत की लड़ाई 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत में बाबर और इब्राहिम लोदी के आमना सामना हुआ, जो कि प्रेजेंट हरियाणा में है। इस युद्ध में तोप का प्रयोग किया गया था, किसके द्वारा? बाबर के द्वारा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे भी इंपॉर्टेंट है तुलगमा नीति का प्रयोग। बाबर के द्वारा पानीपत के युद्ध में पहली बार तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तुलगमा युद्ध नीति। इसमें जो पूरी सेना को है ना, बाएं दाएं और मध्य में बांटना था। यानी ये सेना है, ठीक है, दुश्मन की, ये सेना दुश्मन की है, यहाँ से भी बाबर की सेना,
यहाँ से भी बाबर की सेना, यहाँ से भी बाबर की सेना, ठीक है। तो इस प्रकार सेना को दुश्मन की सेना में बाएं दाएं और मध्य में बांटना था। इब्राहिम लोदी की सेना में 1 लाख सैनिक थे, जबकि बाबर की सेना में 12,000 सैनिक थे। लेकिन जीत किसकी हुई? बाबर की। तो क्योंकि इसमें एक तोप का प्रयोग किया गया था बाबर के द्वारा, दूसरा तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया गया था। बाबर का दिल्ली तथा आगरा पर अधिकार हो गया इस युद्ध के बाद। दिल्ली सल्तनत तो खत्म ही हो गया था उसके बाद। इस युद्ध ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। ये आपको बहुत बार बता चुका हूँ। पानीपत की ही ऐसी लड़ाई थी जिसने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। आगे देखिए, खानवा का युद्ध। खानवा का जो युद्ध हुआ 17 मार्च 1537 ईस्वी में आगरा से 40 किलोमीटर दूर खानवा नामक स्थान पर बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। तो ये युद्ध आपको कुछ में भी करवाया है। जब महाराणा प्रताप का एक वीडियो आई थी पूरी महाराणा प्रताप के बारे में, हमने जिसमें पूरा राजपूत वंश किया है, ठीक है। इससे पहले 2 वीडियोस आई थी राजपूत वंश के बारे में, सिसोदिया वंश, ठीक है। तो उसमें हमने इस खानवा का युद्ध उसमें भी आपको करवाया हुआ है, ठीक है। अब इसमें भी अब इनके साथ हुआ तो करवाना तो लाजमी है, तो हम इसमें भी करेंगे। तो खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। बाबर के अनुसार राणा सांगा की सेना में 2 लाख से अधिक सैनिक थे, लेकिन कोई इसका प्रमाणिक वक्त नहीं है कि बाबर की सेना में 2 लाख से अधिक सैनिक थे। ये बाबर के कहने पर कहा है कि बाबर के अनुसार थे, लेकिन सभी इतिहासकार ऐसा नहीं मानते। वो 2 लाख की सेना नहीं मानते, उससे कम मानते हैं, ठीक है। खानवा का युद्ध जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाबर ने गाजी की उपाधि कब धारण की? एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन जब बनेगा तो ऐसे अगर बना, बाबर ने गाजी की उपाधि कब धारण की? तो खानवा के युद्ध के पश्चात धारण की। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, खानवा, पानीपत, ठीक है, चंदेरी। तो इस प्रकार आपने टिक लगाना खानवा का युद्ध, ठीक है। खानवा की लड़ाई से दिल्ली आगरा में बाबर की स्थिति मजबूत हो गई थी। जीता क्यों था? क्योंकि जीता बाबर था। ये देखिए, यह तुगलमा युद्ध नीति, इस युद्ध में भी इसने यही प्रयोग किया था। तुगलमा युद्ध नीति जो पानीपत के युद्ध में था। ऐसी सेना को देखिए, ये दुश्मन की सेना, राणा सांगा की सेना, ये देखो ऐसे ये बांटते थे सेनाओं को, अपने चारों तरफ से इनको घेरना जाता था। बाबर की सेना में 50,000 घुड़सवार और पैदल यात्री थे। खानवा की युद्ध की जीत का मुख्य कारण तुगलमा युद्ध नीति ही थी, ठीक है। ये देखिए तोपों का प्रयोग ऐसे होता था। अब आगे देखते हैं आगे के युद्ध के बारे में, जैसे कि चंदेरी का युद्ध। 29 जनवरी 1528 को बाबर ने चंदेरी के राजा मेदिनी राय को परास्त किया था। तो ये चंदेरी का जो युद्ध हुआ था राजा मेदिनी राय के बीच में हुआ था। मेदिनी राय ने बाबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अब बाबर ने उत्तर भारत का एक बड़ा हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया था चंदेरी के युद्ध के बाद 1528 ईस्वी में, क्योंकि जीता बाबर ही था। तो अब ये देखिए हमारी कुछ झलक है मध्यकालीन भारत की, जैसे कि इस्लाम धर्म। आपको शुरू में ही बताया था, अगर हम मध्यकालीन भारत का टॉपिक कर रहे हैं ना, तो इसमें हमें इस्लाम धर्म के बारे में नॉलेज होनी सबसे पहले जरूरी होनी चाहिए। बेसिक नॉलेज कि इनका मतलब कुछ रहन सहन हो गई, बाकी इनके कुछ लफ्ज़ हो गए या कुछ संस्कृतियाँ हो गई जो हमें आगे पूरे मध्यकालीन भारत या जो हमने दिल्ली सल्तनत किया था, महमूद गजनवी किया था, तो पहला टॉपिक हमारा यही था मध्यकालीन भारत में इस्लाम धर्म, ठीक है। अगर इसके बारे में आपको पता रहेगा तो कुछ चीज़ें आपके लिए और आसान हो जाएंगी। भारत पर अरबों का आक्रमण, उसके बाद हमारा ये टॉपिक था क्योंकि धीरे धीरे भारत में अकबर कैसे आए, ठीक है, अरब कैसे आए, अरब धीरे धीरे भारत में कैसे आए। उसके बाद तुर्की आक्रमण भारत में कैसे हुआ, महमूद गजनवी का। फिर सल्तनत काल के बारे में अच्छे से कवर करवाया आपके लिए, ठीक है, जो आपको बताया खिलजी वंश, तुर्की वंश, लोधी वंश, गुलाम वंश, सभी अलग से अलग, वो सभी अलग अलग टॉपिक हैं, ठीक है। लोधी वंश था, ठीक है, जो कि अंतिम वंश हुआ सल्तनत काल का। सिसोदिया वंश आया, फिर महाराणा प्रताप के 2 टॉपिक उसके कवर किए हैं, ठीक है। फिर बहमनी साम्राज्य हमने किया, बहमनी साम्राज्य, और अब उसके बाद हम ये कर रहे हैं मुगल साम्राज्य, ठीक है। तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे भी जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट अब आगे देखिए घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध 1539 को बाबर और अफगानों के बीच में हुआ था। तो 6 छोड़िए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कौन से सन में हुआ था, 1529 को, ये गलती से लिखा गया। तो बाबर घाघरा का युद्ध जो हुआ था 1529 ईस्वी में बाबर और अफगानों के बीच में हुआ था। बाबर ने बनारस के निकट, गंगा के पार, घाघरा नदी के निकट बंगाल नुसरत शाह, ये इंपॉर्टेंट है। किस देखिए ये तो हुआ अफगानों के बीच में, लेकिन हुआ कैसे था देखिए। बाबर ने बनारस के निकट, घाघरा नदी के निकट, बंगाल का शासक था नुसरत शाह और बिहार का शासक इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी की संयुक्त सेना को पराजित किया था।
जिसे अफगानों का युद्ध बोला जाता है, कि घाघरा का युद्ध जो हुआ था बाबर और अफगानों के बीच में हुआ था। इस युद्ध के पश्चात बाबर का भारत पर स्थायी रूप से अधिकार हो गया था। ये इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये है बाबर का स्थायी रूप से अधिकार, ठीक है, बिहार से लेकर, ये देखिए कैसे कैसे ये मैप बना हुआ है, ये देखिए। तो यहाँ तक ऐसे ऐसे बाबर का जो शासनकाल रहा था, इस मैप की सहायता से आप देख सकते हैं। ये बाबर के शासन के जो डार्क लाइन ये इतनी की गई है, तो ये बाबर का शासनकाल ही दर्शाता है। बाबर के साम्राज्य की सीमा सिंधु से लेकर बिहार तथा हिमालय से लेकर ग्वालियर तक फैल गई थी। बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे मैप में है। ये देखिए, बिहार से लेकर हिमालय तक ये सीमा पहुंच गई थी। ये ग्वालियर का पार्ट, मध्य प्रदेश का भी पार्ट आता था बीच में। घाघरा का युद्ध मध्यकालीन का प्रथम युद्ध था, ठीक है। ये घाघरा वाला युद्ध जो जल और थल दोनों पे लड़ा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कौन सा युद्ध दोनों पे लड़ा गया है, जल और थल, वो है घाघरा का युद्ध। अब आगे देखते हैं, जीत इसमें हुई थी बाबर की। आगे बाबर की मृत्यु कैसे हुई? 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1523 को आगरा में बाबर की मृत्यु हुई। उसके बाद क्या हुआ? प्रथम बार में जब इसके शव को दफनाया गया तो आगरा के नूर अफगान, जो कि आधुनिक आरामगाह है, वहाँ पे दफनाया गया था। बाद में इसे काबुल में दफनाया गया। बाबर के चुने गए स्थान पर उसकी पत्नी के द्वारा स्वीकृति देकर बीबी मुबारक यूसुफ जई ने दफनाया। तो इसकी ये पत्नी का नाम था, बीबी मुबारक यूसुफ जई। हुमायूं नामा की लेखक गुलबदन बेगम, ये आपको पहले ही बताया, जो कि इसकी बेटी थी, किसकी? बाबर की। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कहा है। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाबर के अनुसार जो मध्यकालीन भारत का अगर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली राजा था वो था कृष्णदेव राय। विजयनगर साम्राज्य, अब इससे आपको याद आ रहा होगा, विजयनगर साम्राज्य हम कवर कर चुके हैं। बहमनी साम्राज्य से पहले हमने विजयनगर साम्राज्य भी कवर किया हुआ है, ठीक है। मतलब जो आपके लिए टॉपिक्स आपके लिए बताए जा रहे हैं, जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं उनको सब पता है, उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो नए स्टूडेंट जुड़ते हैं तो उनके लिए ये चीज़ें दोबारा बतानी पड़ती हैं। अब आगे देखिए, साहित्य रचनाएं। बाबर योग्य शासक होने के साथ ही तुर्की भाषा के भी विद्वान था। जो बाबर था उसने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी, बाबरनामा, खुद, ठीक है। तुजुके बाबरी की रचना की। तो जो इस चीज़ की तुर्की में था तो उसे तुजुके बाबरी कहते हैं। तुजुके बाबरी का फारसी भाषा में अनुवाद। तो ये देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो हम अब आपको चीज़ें बताने जा रहे हैं। जैसे कि पहला अनुवाद जो तुजुके बाबरी था, इसका बाद में अनुवाद भी होता रहा अलग अलग शासनकाल में, अलग अलग अनुवादक के द्वारा। सबसे पहले पहला अनुवाद जो हुआ बाबरनामा का हुमायूं के शासनकाल में हुआ। पायदा खान इसका अनुवादक था। दूसरा अनुवाद भी हुमायूं के शासनकाल में हुआ। जैन खां इसका अनुवादक था बाबरनामा का। तीसरा अनुवाद अकबर के शासनकाल में हुआ। अब्दुल रहीम खान खाना इसका जो था अनुवादक था। चौथा अनुवाद शाहजहाँ के शासनकाल में हुआ। मीर अबू तालिब तो ये इसका अनुवादक था। तो अलग अलग शासनकाल में बाबरनामा का अनुवादक भी अलग अलग थे। अलग अलग शासनकाल में कब कब हुआ था? तो 4 बार इसका अनुवाद हुआ। चारों के शासक इनके शासनकाल में और कौन इसका अनुवादक था, यानी ट्रांसलेटर था, ठीक है। ये थोड़ी सी बेसिक चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। अब आगे देखिए, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखिए। बाबर ने सड़कों की माप के लिए गज़े बाबरी का प्रयोग किया। गज़े बाबरी जो सड़कों की माप के लिए चीज़ें होती थी। बाबर ने सर्वप्रथम सुल्तान की परंपरा को तोड़कर अपने को बादशाह घोषित किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लाइन है, चाहे हमने आखिरी पेज में कर रहे हैं लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाबर ऐसा पहला सुल्तान था, ठीक है, ऐसा पहला बादशाह था। सभी जो इससे पहले आए, जो हमने अब किया, अभी गोरी वंश किया था मोहम्मद गोरी का, या दिल्ली सल्तनत भी हमने पूरा किया, तो उसमें सब सुल्तान की उपाधि धारण करते थे। लेकिन बाबर ऐसा प्रथम शासक आया, उसने सुल्तान की परंपरा को ही तोड़ दिया, ठीक है। उसने सुल्तान की परंपरा को तोड़कर बादशाह की उपाधि धारण की थी, खुद को बादशाह घोषित किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लाइन है, ठीक है। मुगल बादशाह बाबर के सेना नायक अमीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था, जो प्रेजेंट में अयोध्या में राम मंदिर है, ठीक है। तो मुगल बादशाह बाबर के सेना नायक अमीर बाकी ने इसका निर्माण करवाया था अयोध्या में, बाबरी मस्जिद का निर्माण। तो यह थी हमारी वीडियो मुगल सल्तनत का जो टॉपिक था बाबर के बारे में। वीडियो कैसी लगी? ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स।